हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे किए। डोम जाति के बिखरे इतिहास में मैं एक और नया चैप्टर के बारे में आपसे विस्तारित रूप में चर्चा कर रहा हूं, जो कि गोरखपुर के डोमिनगढ़ से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर के डोमिनगढ़ के इतिहास के कुछ प्रमाण मेरे पास हैं, जो मैं आप सभी के सामने में प्रस्तुत करता हूँ। डुमरियाडीह में डोम राजा उग्रसेन का राज्य शासन था, जिसे डोमिनगढ़ गोरखपुर राप्ती के तट पर के राजा कहा जाता था। बुक गोंडा के गौरव, लेखक डॉक्टर रघुवेंद्र तिवारी। दूसरा प्रमाण है गोंडा और बस्ती जिले यूपी के गेजेट के एक डोम राजा उग्रसेन का वर्णन है। सन 1376 ईस्वी में वह डोमिनगढ़ गोरखपुर उत्तर का शासन थे। उनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत गोंडा जिले का संपूर्ण क्षेत्र एवं निकटवर्ती जनपद भी थे। वह एक शक्तिशाली और धनवान राजा थे। अवध गेजेटियर किताब कायस्थों की सामाजिक पृष्ठभूमि, लेखक अशोक कुमार वर्मा, सरोजा अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित। कलहन की राज तरंगनी में मैंने आप लोगों को बताया है कि डोम राजाओं को कलहन भी कहा जाता था, और अन्य कहानियों में कुछ मान्यताएं हैं कि डोम राजा उग्रसेन को भी कलहन कहा जाता था। कलहन परिवार के अधिष्ठाता तथा सुल्तानपुर के अमेठी के बंघल गोती के आने तक उनके पास अमोड़ा राज्य का स्वामित्व बना रहा। तो वो बंघल गोती के हमला के पहले तक राजा बने रहे अमोड़ा के। कलहन राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास नेबिल बस्ती गेजेटियर 1907 पृष्ठ संख्या 93 बस्ती मंडल में कलहन राजाओं के आने का एक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। 13वीं शताब्दी के मध्यकाल में 1275 ईस्वी के लगभग अमोढ़ा में त्रिनेत्र राजपूत, जिसे मूलतः सूर्यवंशी कहा जाता है, त्रिनेत्र या सरनत भी कहते थे, इस वंश के प्रथम चंद्रसेन ने गोरखपुर तथा पूर्वी अमोढ़ा से डोम कटार को निकाला था। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जयसिंह उत्तराधिकारी बना था। गोरखपुर के डोमिनगढ़ का इतिहास जानने के लिए सबसे पहले आपको अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन के कुछ किताबें हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के महान कवि थे, और उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के अवध इलाके के ज़िले प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव में पड़ता है। और उन्होंने अपनी किताब हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा जो है वो डोम जाति से ही शुरू होता है, और उसमें एक राजा का वर्णन है। वह कहते हैं कि आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा नगर ग्राम में पांडेय उपजाति का एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवती थी और जिसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इन्हीं दिनों अमोड़ा के कुछ मील के फासले पर डोमिन दुर्ग नामक एक स्थान था, जिसका राजा उग्रसेन जाति का डोम था। बस्ती जिले में आज भी एक स्थान डोमिनगढ़ बुर्ज कहलाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं चैप्टर पृष्ठ संख्या 11, इसमें आपको ये विस्तारित रूप में मिल जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये इतिहास यहीं नहीं रुकता है। राजा जगत सिंह के वंशज बस्ती सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में अमोड़ा के पांडेय कायस्थ के नाम से जाने जाते हैं। सुल्तानपुर गजेटियर के मुताबिक 13वीं शताब्दी में सुल्तानपुर के शासक राजा जगत सिंह कायस्थ थे। उस समय अवध और आसपास के जनपदों के शासक दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। उस समय बस्ती जिले में एक रियासत थी अमोड़ा। वहाँ के शासक पांडे जी थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह का
प्रस्ताव पांडे जी गोरखपुर जनपद के शासक डोम राजा उग्र से पास ले गए। डोम राजा विवाह के लिए राजी हो गए और बारात लेकर अमोड़ा चल दिए, लेकिन पंडित जी ने धोखा दिया। अपने पड़ोसी राजा सुल्तानपुर के राजा जगत सिंह के पास गए और षड्यंत्र रचा। कहा कि मेरा राज्य छोटा है, डोम राजा का राज्य सेना बड़ी है, मैं उससे नहीं लड़ पाऊँगा। अगर आप मेरी सहायता करें और डोम राजा को मार दे तो मेरा राज्य और मेरी बेटी आपको दे दूँगा। आप ही एक व्यक्ति हैं जो मेरे मान सम्मान की इज्जत की रक्षा कर सकते हैं। आप तो 2 राज्य के राजा हो जाएंगे, साथ ही मैं अपना पांडे नाम भी आपको दूंगा, क्योंकि मेरा और कोई बेटा भी नहीं है। राजा राय जगत सिंह मान गए और जब डोम राजा बारात लेकर अपने राज्य से बाहर निकले तब ही राय जगत सिंह ने 2 राज्यों की सेना के साथ मिलकर डोम राजा पर टूट पड़े और बहुत ज़्यादा रक्तपात खून खराबा कर डोम राजा उग्रसेन को मार डाला। उसके बाद से राय जगत सिंह सुल्तानपुर और अमोड़ा दोनों रियासत के स्वामी हो गए। पांडे जी के कथन अनुसार उन्होंने खुद को उनका उत्तराधिकारी मानते हुए मांस मदिरा का सेवन छोड़ दिया। गोंडा के डोमरिया डीह के डोम राजा को ब्राह्मण पुत्री से शादी करने वाले थे। 1376 ईस्वी में कायस्थ राजा जगत सिंह ने उन्हें हराया था और इसीलिए अमोड़ा का राज्य पारितोषिक के रूप में मिला। पांडे ब्राह्मण कृत्य से अत्यंत भावावेश में उसने सूबेदार जगत सिंह के गले में अपने गले से जनेऊ निकालकर पहना दिया और यह वाक्यदान किया कि अब तुम और तुम्हारे वंशज पांडे कहलाएंगे। यही कारण है कि अमोड़ा जिला बस्ती के श्रीवास्तव कायस्थ पांडे की उपाधि से जाने जाते हैं। आइए कुछ गोरखपुर के डोमिनगढ़ के डोम राजा के विषय में भी चर्चा करें। गोरखपुर शहर के पश्चिमी छोर पर डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन से सटे स्थित बसियाडीह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में माना जाता है। उस समय के थारू राजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वयं पीके लाहिड़ी और के पांडे जी की पुस्तक आईने गोरखपुर में बसियाडीह मंदिर का वर्णन मिलता है, जो कि शीतला माता का मंदिर है। इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस मंदिर का निर्माण संभवतः 10वीं शताब्दी में थारू राजा मान सिंह ने करवाया था। बाद के क्रम से डोम कटार और 87 के राजाओं की देख रेख में मंदिर सुरक्षित रहा। इस मंदिर में रात में देवी की निशा पूजन व जागरण संपन्न होता है और अगले दिन सुबह रात के बने बासी प्रसाद को ग्रहण कराते हैं। बासी प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। सावन के अंतिम दिन यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है। गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था। गोरखपुर के बसियाडीह मंदिर में जो बासी भोजन चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, वो बंगाल में बसोड़ पूजा के नाम से जाना जाता है। और बसोड़ पूजा जो है बांसफोड़ जाति से जुड़ा हुआ है। बांसफोड़ जाति जो है डोम से जुड़ा हुआ है। और बसोड़ पूजा जो है शीतला माता के लिए होती है। शीतला माता जो है राजा चकवा बिन की बेटी हैं, जो कि डोम राजा थे। तो आपको ये समझ में आ ही गया है कि अगर कोई थारू राजा शीतला माता की मंदिर का निर्माण कराते हैं और डोमगढ़ का निर्माण कराते हैं, ब्राह्मणों से युद्ध लड़ते हैं और उनके वंशज आगे चलकर डोम राजा कहलाते हैं, तो थारू वंश सीधे सीधे डोम से जुड़ा हुआ है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि थारू का और एक इतिहास है। गोरखपुर के इतिहास में और एक मान्यता है कि और वहाँ की किंवदंतियों के अनुसार सदियों से अमोड़ा क्षेत्र एक जंगल था और इस क्षेत्र के अधिकतर भाग पर डोम कटार और भरों का कब्जा था। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि राजभर डोम कटार ये सभी जातियाँ शक और हूणों के समय उनके सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ शक और हूणों के समय में काफ़ी उत्पात मचाया था और इस परिक्षेत्र को जीत के
पश्चात यहीं अपना राज्य बसाया था। तो आपको ये भी पता चला कि हम लोगों का जो संबंध है वो शक, हूण, थारू और डोम कटार, भरोसे भी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इतिहास यहीं नहीं रुकता है। गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था, जहाँ थारू राजा मदन सिंह ने मोगेन 900 से 950 ईस्वी में गोरखपुर के शहर और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया, जब उन्होंने खुद को डोनवार राजपूतों से बचने के लिए डोमिनगढ़ किला का निर्माण करवाया था। थारू राजा द्वारा बनाया गया डोमिनगढ़ किला का निर्माण जो हुआ था, इस किले के खंडहर विशाल ईंटों के टीले से मिलते जुलते हैं, अपने आप में एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्मारक है। आइए चलिए मैं आपको डोनवार राजाएं जो कि थारू राजा मदन सिंह के ऊपर हमला करते थे उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वास्तव में डोनवार ब्राह्मण वत्स गोत्र वाले देकुली या देवकली के पांडे हैं। यह बात डोनवार के मुख्य स्थान नरहन, नामगढ़, विभूतपुर और गंगापुर आदि दरभंगा जिले के निवासी डोनवार ब्राह्मणों के पास अब तक विद्यमान बृहत वंशावली में स्पष्ट रूप से लिखित है। तो आपको पता चला कि थारू राजा मदन सिंह थे और मदन सिंह ने डोमिनगढ़ का निर्माण करवाया था। तो डोमगढ़ का राजा कौन था ये भी आपको पता चला। और आइए चलिए मैं आपको थारू जनजाति के या थारू वंश के बारे में बताता हूँ। थारू का इतिहास आगे जाकर बुद्ध भगवान से भी जुड़ता है। मैं इन चीज़ों को इन कारणों से नहीं बता रहा हूँ कि कोई अपना धर्म परिवर्तन करे, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोगों में से, डोम जाति में से कौन कौन सी धर्में जुड़ी हुई हैं और उनका विस्तार कहाँ तक है, उन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि इन चीज़ों को बताने से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो उनकी ये सोच गलत है। किसी भी धर्म को अगर उनकी जाति से निकली हुई है, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि कौन सा धर्म उनकी जाति से जुड़ी हुई है, तो उसको बताना ज़रूरी है। तभी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, हमारे लोग भी बुद्धिजीवी थे, हमारे लोगों के पास भी क्षमता थी। थारू हिस्ट्री रिलेटिंग टू लॉर्ड बुद्ध एंड बुद्धिज़्म 12 जुलाई 2012 पत्र में लेखक लिखते हैं कि द्विवेदी 1955.11 2500 वर्ष पूर्व थारुओं ने अपना राज्य स्थापित किया था एवं गौतम बुद्ध जैसे महान अवतारी पुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा विश्व का महान कल्याण किया। तो ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो तथ्य मिले हैं मैं उन आधारों पे बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर फ्यूहर 1972.45 ने भी इसका समर्थन किया। उनके अनुसार शासकों ने पौराणिक आर्य राजा इक्ष्वाकु या ओकाका के वंशज होने का दावा किया गया है। अपने अगले लेख में शक्यों को थारू माना गया है। टी.एन. पंजियन ने भी पता लगाया है कि कपिलवस्तु के चारों तरफ बसे हुए थारुओं ने भगवान बुद्ध के वंशज होने का दावा किया है। अपने अगले लेख में 1994.54 में उन्होंने फिर से बताया है कि बुद्ध ने जो पहला मत प्रतिपादित किया था थेरवार कहलाया एवं पाली भाषा में इसे थेर गाथा कहा गया, जिसका अर्थ अर्थात थारू की कहानी है। अन्य विद्वान प्रजितार ने अपनी पुस्तक द हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया में कहा है कि अगर कोई अवशेष भगवान बुद्ध के रूप में पाया जाता है तो वह थारू है। तीसरा प्रमाण जो कि बुद्ध धर्म में नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा उल्लिखित किया गया है कि थारू भगवान बुद्ध के वंशज हैं।
फ्रेंच इतिहासकार सिल्वन लेवी उद्दत चौधरी SL 1999 में उल्लेख किया है कि अशोक महान थारू समुदाय में पैदा हुए थे जो पीपली कानन पंचारण में पैदा हुए थे। तो आपको पता चला कि अशोक राजा, बुद्ध भगवान, ये सभी थारू से जुड़े हुए हैं और थारू डोम से जुड़ा हुआ है और डोम 600 टाइटल में बटा हुआ है। आपको तो अब धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। आइए कुछ गोरखपुर के डोमिनगढ़ के डोम राजा के विषय में भी चर्चा करें। डोमिनगढ़ किला तब सुर्खियों में आ गया जब 1884 में एक अवशेष ताबूत में सोने का एक तावीज पाया गया। डोमिनगढ़ किला के अंदर डोम राजा के द्वारा बनाया गया किला, जिसमें डोम राजा शासन करते थे, उसमें एक ताबूत पाया गया, उसमें एक सोने का तावीज पाया गया जो बुद्ध भगवान के पुत्र और पत्नी राहुल और यशोधरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध भगवान के परिवार से सीधे जुड़े हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि बुद्ध भगवान के परिवार का कोई गहना, कोई आभूषण या किसी प्रकार की वस्तु किसी डोम के पास क्यों उपस्थित होगा, किसी डोम के पास इतने सहेज कर क्यों रखा जाएगा। आइए आगे बताते हैं आपको। यह जनपद महान भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने 600 ईस्वी पूर्व रोहिणी नदी के तट पर अपने राजसीय वेशभूषाओं को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे। उनसे जुड़ा हुआ है ये तावीज। तो आपको ये पता चला कि ये तावीज किन से जुड़ा हुआ है और इस तावीज का महत्व क्या है। हर्ष के शासनकाल में आए हेनसांग 630 ईस्वी ने 9वीं शताब्दी में जनसूत्रों के अनुसार अपने अतुल ऐश्वर्य का अकूल धन संपदा के लिए विख्यात थारू राजा मानसेन या मदन सिंह 900 से 950 गोरखपुर और उनके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। संभव है कि उनका राज्य महाराजगंज जनपद की दक्षिणी सीमाओं को भी आवेष्टित किए रहा था। तो आपको पता चला कि हमारे जो थारू राजा हैं मदन सिंह, वो कौन सी ईस्वी में थे? हेनसांग के समय में, हर्ष काल में वो उपस्थित थे। जो सत्य है, जो प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अगर इससे किसी को कष्ट हो या किसी को तकलीफ़ हो तो मुझे सीधे संपर्क कर सकता है। बिना खोजे, बिना जाने इन चीज़ों को समझना बड़ा ही कठिन है दोस्तों। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करें, खोजें और अपने तरफ से आपकी जो भी सुझाव हो मुझे लिखित रूप से मैसेज करें। मैं हर एक मैसेज का जवाब देता हूं दोस्तों। मैं अपने इस YouTube चैनल के इस वीडियो का यहीं समापन करता हूं। जय भीम दोस्तों, जय भीम, जय भीम, जय भीम।